वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 713 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी पैट वाले हैं इन सभी टेस्ट सीरीज़ का रिवीजन करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है, बताइए। नैनीताल के हर की पौड़ी स्थल को और हरिद्वार के हर की पौड़ी स्थल को, नैनीताल के नैना देवी मंदिर को, तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर या फिर हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा को। देखिए, अभी हाल ही में हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा को भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया यूनेस्को का, लेकिन वो 40वां है। 39वां जो है वो तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर है। ठीक है, रमप्पा मंदिर तेलंगाना का। तो ऑप्शन नंबर बी, ये 39वां है, ये 40वां याद रखिएगा नंबर में। तो 25 जुलाई 2021 को तेलंगाना के मुलुंग जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यानी रामप्पा मंदिर को भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जो है प्रदान किया गया है। इसके बाद अगर 27 जुलाई 2021 की बात करें तो कच्छ का रण गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है और यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल भारत के कुल 40 स्थल हैं और इन स्थलों में 32 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं और एक है मिश्रित स्थल। क्या ये बात सच है? एक है या दो हो गए हैं? अब एक ही है। सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों की मान्यता है उसके पास, अकेले के पास। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी आंसर है इसका। तो भारत के कुल 40 विश्व धरोहर स्थलों को उनमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक है मिश्रित स्थल जिसका नाम है सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क। और भारत के अलावा 40 या 40 से अधिक धरोहर स्थलों की बात करें, उन देशों की बात करें तो उन देशों की सूची में इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस भी शामिल हैं। भारत ने वर्ष 2014 से 10 नए विश्व धरोहर स्थलों को जोड़ा है। ठीक है, और वर्तमान में 40 की संख्या पर पहुंच गई है। 40वां धौलावीरा, 39वां रामप्पा मंदिर तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। 29 जुलाई 2021 को इम्पोर्टेंट है दिवस संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है क्या? भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी क्या? बाघ दिवस 2021 के अवसर पर वर्ष 2025 तक बाघों की संख्या दोगुनी करनी है क्या? बताइए। देखिए, हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला था भारत में। कहाँ चला था? उत्तराखंड का नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। और राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? पुराना हैली। और वर्तमान का कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए, बाघ दिवस जो मनाया गया 2021 में 29 जुलाई को, उसमें यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करनी है। 25 तो बहुत दूर है। कब तक? 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करना है। पहला दूसरा करेक्ट है केवल। अब जहाँ जहाँ 3 है उसको एलिमिनेट करिए। इसमें भी 3 है, ये भी नहीं होगा, बी होगा। तो 29 जुलाई 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। क्यों मनाया जाता है टाइगर डे? क्या उद्देश्य है इसका? विश्व में बाघों के निवास स्थान का संरक्षण, उनका विस्तार और उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। देखिए, वर्ष 2010 में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था और इस सम्मेलन में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया गया था। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए, भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए हर साल नहीं, बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी कॉर्बेट नेशनल पार्क से। इम्पोर्टेंट है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 की, उसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2967, जो कुल वैश्विक बाघ आबादी का 70% है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 27 से 29 जुलाई 2021 के मध्य संघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कहाँ आयोजित हुई है? भारत में आयोजित नहीं हुई है। फिर
ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित हुई है, सी है इसका आंसर। तो 27 से 29 जुलाई 2021 के मध्य संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित हुई है। इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए, इस बैठक में एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जुलाई 2021 में जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन ने किस उद्देश्य से जम्मू कश्मीर सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अभी जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी समझौता किया है। 2-3 दिन के पहले वाला अगर टेस्ट होगा तो उसमें देखा होगा आपने। तो क्यों किया है जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ समझौता? क्योंकि मुग़ल गार्डन के रेस्टोरेशन और रखरखाव के लिए। अब मुग़ल गार्डन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर का मुग़ल गार्डन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 28 जुलाई 2021 को जम्मू कश्मीर सरकार और जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन ने शालीमार बाग और निशात बाग में स्थित कश्मीर के मुग़ल गार्डन के संरक्षण और उसके रखरखाव के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, इस समझौता ज्ञापन के अनुसार जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग के मुग़ल गार्डन के संरक्षण, बहाली और रखरखाव के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और सरकार क्या करेगी फिर वहाँ की? देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार सहायता, संसाधनों और अन्य बुनियादी ढांचे के माध्यम से परियोजना के लिए सहायता और वित्त पोषण प्रदान करेगी। बात करें शालीमार बाग और निशात बाग की, तो शालीमार बाग को सम्राट जहांगीर ने और निशात बाग को शाहजहां ने बनवाया था अपने अपने शासनकाल में, और मुग़ल बागवानी कला का प्रतीक हैं दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 28 जुलाई 2021 को किस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यूपिटर प्लस सी के लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पेट में पूछा जा सकता है, क्या नाम उनका? उनका नाम है बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई, ऑप्शन नंबर ए। तो 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस पद पर उन्होंने रिप्लेस किया है बीएस येदुरप्पा को। ठीक है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के राज्यपाल का नाम क्या है? थावर चंद गहलोत। देखिए, अब बात करें थोड़ी सी इनकी, तो यह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के पुत्र हैं और कर्नाटक में एच.डी. देवगौड़ा और एच.डी. कुमारस्वामी के बाद यह पिता पुत्र की दूसरी जोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस एक दिन पहले बनाया जाता है, उस दिन से जब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण। एक दिन बाद मनाया जाता है, सॉरी। ठीक है, यानी 30 जुलाई हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो 30 जुलाई 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन मनाया गया। थीम क्या थी इसकी? थीम थी इसकी विक्टिम्स वॉइस लीड द वे। उद्देश्य क्या? मानव तस्करी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2018 में 148 देशों द्वारा लगभग 50,000 मानव तस्करी पीड़ितों का पता लगाया गया था। देखिए, इनमें पीड़ितों का यौन शोषण के लिए, अवैध व्यापार और जबरन श्रम के लिए शोषण किया गया और वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 3 पीड़ितों में एक बच्चा है। ठीक है, 18 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा हर साल इस वर्ष को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वर्ष 2021 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? वर्ष 2021 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? एलिमिनेट करें, 1 जुलाई को नहीं मनाया गया, 29 जुलाई को मनाया गया। 29 जुलाई को एक और दिन मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो 29 जुलाई 2021 को संपूर्ण विश्व में अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे की मेजबानी और गणना ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा की जाती है। अब है क्या ये, क्या होता है इसमें? देखिए, ये वह अनुमानित दिन है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होता है।
और इस सीमा के बाद उपभोग उस वर्ष में प्रकृति द्वारा मनुष्य पर ऋण होता है। यानी वर्ष 2020 निकला, वर्ष 2020 में मानव ने प्रकृति के संसाधनों का दोहन जितना करना था, ठीक है, उससे उतना कर लिया है, और उससे ज़्यादा अगर कर लिया है तो उसने क्या किया है, प्रकृति का उसके ऊपर कर्जा हो गया है। ठीक है, इस दिवस को पारिस्थितिक ऋण दिवस भी कहा जाता है, और इस दिवस का उद्देश्य है पृथ्वी के सीमांत संसाधनों के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा उन्हें संरक्षित करना। लेकिन विगत कुछ वर्षों में मानव ने अपने संसाधनों का दोहन या इस प्रकृति के संसाधनों का दोहन इतनी तीव्र गति से किया है कि पृथ्वी भी उसका पुनर्भरण नहीं कर पा रही है, असहाय महसूस करती है स्वयं को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने 28 जुलाई 2021 को दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यही है, क्या नाम है इनका, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। इन्होंने रिप्लेस किया है SN श्रीवास्तव को, और इनका नाम है राकेश अस्थाना। अजीत डोभाल को एलिमिनेट कर दीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वर्तमान में, वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं ये। तो 28 जुलाई 2021 को वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले ये BSF के महानिदेशक भी रह चुके हैं और CBI के विशेष निदेशक भी रह चुके हैं। इस पद पर इन्होंने SN श्रीवास्तव का स्थान लिया है। ठीक है, आप भी बनोगे IPS तो अलग अलग विभागों में सर्वोच्च पदों पर तैनाती होगी अलग अलग समय पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 28 जुलाई 2021 को किसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? महिला हैं ये, नुपुर चतुर्वेदी। तो यही है नुपुर चतुर्वेदी। 28 जुलाई 2021 को नुपुर चतुर्वेदी को NPCI के फ्लैगशिप बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। देखिए, इससे पहले ये जो हैं पेयू और एयरटेल पेमेंट बैंक में कार्य कर चुके हैं, और इस पद पर इन्होंने AR रमेश का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। 26 जून 2021 को निम्नलिखित में से कौन महिला खिलाड़ी स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक इतिहास में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं? और मज़े की बात यह है कि ये जो स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग है ना, इसी साल टोक्यो ओलंपिक में जो है शामिल किए गए थे। चार खेल, चार में से एक भी ये भी है। ठीक है, स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग। तो दूसरी महिला बन गई हैं सबसे कम उम्र की, और इनका नाम है मोमिजी निशिया। ठीक है, अगर पहली पूछी जाए, पहली कौन सी है, तो पहली है मार्जोरी गेस्ट्रिंग। कुछ दिनों का अंतर है दोनों में। तो 26 जुलाई 2021 को जापान की हैं ये 13 वर्षीय स्केट बोर्डर मोमिजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग स्पर्धा महिला में जो है गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसी साल शामिल हुआ है गेम, और इसी साल बाजी मार ली इन्होंने। देखिए, मोमिजी निशिया की बात करें तो 13 वर्ष 330 दिन की उम्र में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक इतिहास में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला, और जापान की अब तक की सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो महिला बन गई हैं। अब बात करेंगे हम पहले स्थान वाली की। तो मार्जोरी गेस्ट्रिंग ओलंपिक इतिहास में अब तक की सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली विजेता हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था बर्लिन ओलंपिक में। तो कितने साल की हैं ये मार्जोरी गेस्ट्रिंग? 13 साल 267 दिन की। और मोमिजी निशिया टोक्यो ओलंपिक में 13 साल 330 दिन की हैं। तो कुछ दिनों का ही अंतर है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला ओलंपिक में सबसे कम उम्र की मार्जोरी गेस्ट्रिंग, और दूसरी बन गई हैं मोमिजी निशिया टोक्यो ओलंपिक 2020। अब देखिए, स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग जो है, इस स्पर्धा को, मतलब इस गेम को पहली बार 2020 के ओलंपिक में इसी साल शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। जुलाई 2021 में भारत का कौन सा शहर ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला
भारत का पहला शहर बन गया है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ड्रिंक फ्रॉम टैप यानी नल के द्वारा स्वच्छ पानी, उसमें हम खाना भी बना सकते हो और पी भी सकते हो, ऐसा पानी, ठीक है, बिना फिल्टर का। ये बन गया है उड़ीसा का पुरी शहर। तो 26 जुलाई 2021 को उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी शहर ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला देश है। हर वो चीज़ पहले, ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है सवाल, ठीक है। उड़ीसा का पुरी, इस शहर में अब सभी के लिए जो है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है और नल के माध्यम से उपलब्ध इस जल का उपयोग खाना पकाने के लिए और पीने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, 26 जुलाई 2021 को किस राज्य में माई गवर्नमेंट मेरी सरकार नामक पोर्टल शुरू किया है? माई गॉव मेरी सरकार मतलब माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है ये। तो 26 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल जो है लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है राज्य सरकार के साथ आम नागरिक के जुड़ाव को और अधिक बढ़ाना, और यह पोर्टल राज्य के लोगों को उनके विचारों, सुझावों और प्रतिक्रिया को संप्रेषित करने में मदद करेगा, और यह राज्य सरकार की योजना को प्रसारित करने और उन पर आम नागरिकों की राय जानने के लिए एक प्रमुख मंच होगा। और यह पोर्टल जन भागीदारी और सुशासन के लिए एक अभिनव मंच बनेगा। देखिए, प्रधानमंत्री की पहल से प्रेरणा लेते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पोर्टल को शुरू करने का निर्णय किया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 20 जुलाई 2021 को प्रसार भारती और किस आईआईटी ने मीडिया के लिए उत्कृष्टता केंद्र और ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो आईआईटी है ये उत्तर प्रदेश के किसी शहर में स्थित है और वो है आईआईटी कानपुर। तो 20 जुलाई 2020 को प्रसार भारती और आईआईटी कानपुर ने मीडिया और प्रसारण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए नेक्स्ट जेन प्रसारण प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में मिलकर कार्य करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार आईआईटी कानपुर में मीडिया के लिए उत्कृष्टता केंद्र तथा ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी, और प्रसार भारती और आईआईटी कानपुर 5G के वैश्विक मानकों के साथ उभरती प्रौद्योगिकियों को जोड़ने के उद्देश्य से मोबाइल प्रसारण क्षमता में विकास की संभावना की तलाश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 26 जुलाई 2021 को शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिंगापुर में स्थित ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण कर लिया है? ग्रेट लर्निंग के अधिग्रहण की घोषणा किसने की है बताइए? बायजूस ने, ग्रेडअप ने, अनअकैडमी ने या फिर एक्स्ट्रा मार्क्स? इन सब के ऐड आपने देखे होंगे टीवी पर या यूट्यूब पर। कौन सी कंपनी 60 करोड़ डॉलर में जो है अधिग्रहण किया है? बायजू ने। तो 26 जुलाई 2021 को शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख कंपनी बायजू ने सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग के अधिग्रहण की घोषणा की है। इस अधिग्रहण की राशि है 60 करोड़ डॉलर। ग्रेट लर्निंग बायजू समूह के तहत एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करना जारी रखेगी या रखेगा, ठीक है। ग्रेट लर्निंग का जो नेतृत्व है इसके संस्थापक और सीईओ मोहन लखमराजू और सह संस्थापक हरि नायर और अर्जुन नायर करते रहेंगे, ठीक है। उपनिवेश जैसा हो गया एक तरह से। तो बायजू का नाम याद रखिएगा, जिसने अधिग्रहण किया है ग्रेट लर्निंग का, ठीक है, सिंगापुर के ग्रेट लर्निंग का 60 करोड़ डॉलर में राशि का नाम भी याद रखिएगा। तो ये 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। करंट का जो भी टेस्ट है यूपी SSC पैट वाले और यूपी PCS वाले दोनों देखते रहिए। धन्यवाद।